नमस्कार, मैं उत्कर्ष शर्मा। आप देख रहे हैं दी जोश टॉक विद उत्कर्ष। गुमराह तो सत्ता में बैठे लोगों ने किया। कैसे किया? उन्होंने कहा 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। आप बताइए किसके खाते में? सबसे बड़ी बात जो राहुल जी ने कही है कि पहली नौकरी। मोदी जी कर्नाटक गए, क्या जीत गए? हिमाचल के चुनाव में कहा मेरे चेहरे पे वोट दे दीजिए, जीत गए। तेलंगाना में कहा मुझे वोट दे दीजिए, जीत। लड़की ने अपनी जान गंवाई पीछे, बलात्कार के किस्से हो जाते। कंगना रनौत उर्मिला मातोंडकर पर सवाल उठाती है, उन्हें एक पॉर्न स्टार कहती है, सॉफ्ट पॉर्न स्टार। 50 बेड का एक जुमला छोड़कर अस्पताल बनाकर गए थे ब्रिजेश पाठक जी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, देने हवाई जहाज, रेल, गांव को सड़कों से, शहर से जोड़ना। उन्होंने उन्नाव, हाथरस, अंकिता भंडारी जैसी बेटियों के जब साथ बलात्कार और अत्याचार हुए, करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, जो उनके मुद्दे होंगे उन पर काम करेंगे। इस बार का चुनाव गाजियाबाद के लोगों के लिए, गाजियाबाद के मुद्दों पर होगा। नमस्कार, मैं उत्कर्ष शर्मा। आप देख रहे हैं दी जोश टॉक विद उत्कर्ष। और आज हमारी चुनावी यात्रा गाजियाबाद पहुंची है और आज हमारे साथ यहाँ पर इंडिया अलायंस की उम्मीदवार डॉली शर्मा जी हैं। जब ये इंडिया अलायंस बना जी, तो सबसे पहले तो इसी पे एक विवाद हो गया कि इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए नाम रखा गया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि गुमराह तो सत्ता में बैठे लोगों ने किया। कैसे किया? उन्होंने कहा 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। आप बताइए किसके खाते में 15 लाख आए? और 10 साल में 20 करोड़ रोजगार, तो किसको रोजगार मिले? इन्होंने कहा था बेटी बचाओ, लेकिन कितना बड़ा जुमला निकला। इन्होंने कहा बेटी बचाओ, बचा रहे बलात्कारियों को। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो बताइए महंगाई, आटे, चीनी, चावल, दूध, दही, और तो और बच्चों के पेंसिल, रबड़, किताब, कॉपी तक पर जीएसटी लगा दिया। विश्व में पहला देश बना हिंदुस्तान जहां पढ़ाई पर जीएसटी। तो बार बार आप देखिए ना, कहाँ पर किस चीज़ का, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। जहाँ 400 रुपए का सिलेंडर इन्हें महंगा लगता था, 1200 का सिलेंडर इन्हें सस्ता लगता है। तो ये जो छला और लोगों को धोखा तो इस सरकार में बैठे लोगों ने दिया है, लगातार दिया है। आप 2017 में राजनीति ज्वाइन करती हैं, इसके पहले आपने एमबीए किया। इसके पहले का सफर कैसा रहा, कॉलेज लाइफ, उसके बाद? बहुत बहुत अच्छा, सुखद रहा। और शुरू से एक राजनीतिक परिवार से आती हूँ। मेरे पिता कांग्रेस के महानगर के अध्यक्ष थे जब मैंने मेयर चुनाव लड़ा और लोकसभा भी लड़ा। नरेंद्र भारद्वाज, हमारा परिवार पुराना कांग्रेसी परिवार रहा है। शुरू से हम लोग जो है एक गांधीवादी विचारधारा के साथ जुड़े रहे हैं। और बस एक खुशी होती है कि मैं एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूँ जिसने देश की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान दिया। आपको जब 2017 में चुनाव लड़ने का प्रयास करती हैं, निकाय का चुनाव लड़ती हैं मेयर के लिए, उसमें हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आप 2019 में फिर से उम्मीदवार बनाई जाती हैं, उसमें हार का सामना करना पड़ता है। इसके बीच कोविड आया, एक बहुत ही लोगों में डरा हुआ माहौल था जी। आप किस तरीके से लोगों के बीच में रही? देखिए, कोरोना का तो ये हाल है कि सामने वाले प्रत्याशी उस समय उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे जी। और स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जब गाजियाबाद के लोग उनसे ये पूछा करते थे कि वो कहाँ है, तो उनके ऑफिस के लोग कहते थे कि वो गाजियाबाद के लोगों को कहते थे लखनऊ है, और लखनऊ के लोगों को कहते थे गाजियाबाद है। उनके खुद के कार्यकर्ताओं को वो इलाज मुहैया नहीं करा पा रहे थे, फ़ोन बंद थे, फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे। और पहली बार हमने ऐसा बुरा और एक ऐसा हाल देखा कि जहाँ गाजियाबाद में शमशान घाट पर टोकन बट रहे थे और कुत्तों ने लाशें खाई थी। दिन रात हम और हमारा परिवार, मेरा भाई अब नहीं रहा, मेरे से कुछ छोटा था, अभी अकस्मात हृदय गति रुकने के कारण उसका निधन हो गया। लेकिन मेरा भाई, मेरे पिता, मेरा परिवार और हमारे कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जो दिन रात मेहनत की, उसमें हम लोगों ने कच्चा राशन, पक्का राशन, लोगों को ऑक्सीजन दिलाना, बेड दिलाना, एक एक चीज़ हम लोगों ने रात भर, दिन भर जाग जाग कर टीमें बना बना के हमने लोगों के लिए काम किया, सत्ता पक्ष में ना रहते हुए। हमें लगा कि लोगों ने, जितने लोगों ने वोट दिया है, वो हमारी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने लोगों के बीच में खड़ा रहना चाहिए। आपसे पहले एक महिला प्रत्याशी कांग्रेस की रही 1962 में, जिनको पहली बार वो महिला प्रत्याशी रही और उसके बाद उनको यहाँ से जीत कर वो लोकसभा जाती जी। उसके बाद से आप लगातार 2 बार चुनाव लड़ रही हैं यहाँ से। कुछ रणनीति आपने तय किया क्या कि किस? बिल्कुल, देखिए हमारे मुद्दे जनता के मुद्दे रहेंगे, गाजियाबाद के रहेंगे। मैं गाजियाबाद की बेटी हूँ, मैं जानती हूँ कि कितना बड़ा दुख गाजियाबाद की जनता ने झेला है जब उन्हें अपना सांसद ढूंढना पड़ता था। आज भी जो सामने लड़ रहे हैं वो करंट में विधायक है। पूछिए कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों के पास जाते हैं। उन्हें कल ही हाई राइज बिल्डिंग वालों ने भगाया है
हूटिंग करके भगाया है। उन्होंने कहा कि अब विधायक रहते तो लोगों से मिलते नहीं, सांसद बन जाएंगे तो क्या करेंगे। तो जनता जानती है और बदलाव चाह रही है, और बदलाव आएगा, क्योंकि जनता को अपने मुद्दों से चाहिए, उन्हें चाहिए कि कोई उनके मुद्दों पर बात करे, उनके लिए खड़ा रहे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में राहुल गांधी जी आते हैं। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाया गया और एक छवि बनाई गई उनकी, पप्पू लोग कहने लगे और भी चीज़ें, उनके शॉर्ट्स वीडियोस में कुछ कट्स उठा के लगा के लोग उसको वायरल करने लगे। उसका आपको क्या लगता है, कांग्रेस को कभी लाभ हुआ या हानि हुई, या वो भी क्योंकि एंजॉय करते हैं ये सब इनके फुस हो चुके हैं। हमारे नेता ने आपसे कहा कि ठीक है आप मुझे गाली दें, मैं तो नहीं ले रहा गाली। क्योंकि वो तो एंजॉय करते हैं इन चीजों को। वो देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है जो देश के हर उस गरीब, शोषित, वंचित, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे छोटे और मध्यम व्यापारी हो, चाहे युवा हो जो आज पेपर लीक और भर्ती घोटालों के कारण परेशान है, जिनके पेपर निरस्त हो रहे हैं, जिनके पेपर नहीं हो पा रहे हैं, जो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों ये सरकार इकट्ठा कर रही है और फिर पेपर लीक के नाम पर घोटाले करती है। तो ऐसे युवाओं की एक आवाज जो राहुल गांधी बन रहे हैं, वो महिलाएं जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी आवाज राहुल जी बन रहे हैं। हर वो किसान जो आज प्रताड़ित है, परेशान है, जिसे एमएसपी नहीं मिल रही, अपनी फसलों के उचित दाम न मिलने के कारण हर कोई जो आत्महत्या करते किसान है, 50,000 के कर्ज, सबकी आवाज राहुल गांधी बन रहे हैं। तो हमारे नेता तो जनता के बीच में है, जनता के नेता है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले और उसके बाद मणिपुर से मुंबई तक। तो हमारे देश को हमारे नेता ऐसे हैं कि जो देश की जनता के जननायक हैं, असली जननायक राहुल गांधी हैं। विपक्ष इस पे भी बहुत सवाल उठाता है जी, कहता है कि जहां जहां राहुल गांधी जी जा रहे हैं वहां वहां आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की। राहुल गांधी कर्नाटक गए थे, हम जीत गए, तेलंगाना गए थे, हम जीत गए। तो राहुल गांधी जी ये देखिए कि मोदी जी कर्नाटक गए, क्या जीत गए? हिमाचल के चुनाव में कहा मेरे चेहरे पे वोट दे दीजिए, जीत गए। तेलंगाना में कहा मुझे वोट दे दीजिए, जीत गए। नहीं जीते ना। तो फिर कभी इस तरीके के सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से भी करें। जरूर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कभी करें ये वाले सवाल। एक लोगों का कयास लगाया जा रहा था कि रायबरेली में पिछले बहुत लंबे समय से रायबरेली ने आशीर्वाद दिया कांग्रेस पार्टी के लोगों को, सोनिया जी को। तो उन लोगों की एक अपेक्षाएं थी कि वहाँ से एक उम्मीदवार के तौर पर सोनिया जी या प्रियंका जी रहेंगे। क्या उस पर कुछ विचार किया जा रहा है? देखिए, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, मुझे लगता है हमारे अध्यक्ष श्री खड़गे जी इस पर विचार करेंगे, और अगर उनका आदेश होगा तो जरूर लड़ेंगी प्रियंका जी या कोई भी। 60 वर्षों तक एक लंबा समय रहा आप लोगों का कार्यकाल। कुछ लगता है क्या कि उस समय कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो गई जिसके नाते एक लंबा गैप हो रहा है? देखिए, 60 साल हमने कांग्रेस की सरकार रही। हाँ। और कांग्रेस ने घर दिए जी, कांग्रेस ने लोगों को, आप ये देखिए, रोटी कपड़ा मकान का अधिकार दिया जी। आज ये जो आईटी मोबाइल से आप मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, ये भी कांग्रेस की देन है। हवाई जहाज, रेल, गांव को सड़कों से शहर से जोड़ना, उसके बाद हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, मिसाइल, इसरो, ना जाने कितनी चीज़ें, विश्व की सबसे बड़ी आर्मी बनाना, ये छोटी बात नहीं थी। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो अपना गेहूं भी नहीं था, हम आत्मनिर्भर बने और हमने विश्व को चीज़ें सप्लाई करना शुरू किया। तो ये कांग्रेस के शासन में आज हुआ। से 1-1.5 साल पहले आपको कभी कभी धमकियां आती थी पाकिस्तान से, आपने रिपोर्ट भी लिखाई थी। क्या ऐसा हो रहा था कि आपको वहां से धमकियां आने लगी? मुझे मालूम नहीं कि हुआ क्या था। मुझसे प्रतिक्रिया हुई थी आपकी तरफ से? मुझे नहीं मालूम। मैं शायद पार्टी की प्रवक्ता हूँ और डिबेट्स करती हूँ, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों। किन लोगों को बुरा लगा, किन कारणों से, ये आपको नहीं पता? मैं अपने देश के लिए बोलूंगी, अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। पाकिस्तान से और धमकियां मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप महिला हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं जी, एक राय अपनी दीजिए कि जब मंडी में सांसद के लिए प्रत्याशी उतारा जाता है तो एक पोस्ट उनका ट्रोल किया जाता है और उस पर गलत, वो जांच का विषय है। सुप्रिया जी ने उन्होंने कभी भी भाजपा की नेत्रियों की तरह मणिपुर पे जिस तरीके से भाजपा की नेत्रियों ने चुप्पी लगाई, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो पहलवानों को परेशान किया, उन्होंने चुप्पी लगाई। कानपुर में 2 लड़कियों ने फांसी लगा ली, उन्होंने चुप्पी लगाई। उन्होंने बिल्किस के जब बलात्कारियों को छोड़ा गया, उन्होंने चुप्पी लगाई। उन्होंने उन्नाव, हाथरस, अंकिता भंडारी जैसी बेटियों के जब साथ बलात्कार और अत्याचार हुए, जब अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई,
उन लोगों पर उन्होंने चुप्पी लगाई। ऐसा सुप्रिया जी ने नहीं किया। सुप्रिया जी ने सीधा बताया कि मेरे अकाउंट को कई लोगों के पास एक्सेस है, किसी ने ये किया है, मैं पता करूंगी किसने किया और उसके बाद कार्रवाई करेंगे जिसने किया है, क्योंकि उनके नाम से कई पैरोडी अकाउंट्स भी बनाए जा रहे हैं। तो सामने से आके हमारी नेता ने कहा, और मेरा सवाल है सीधा सीधा, एनसीडब्ल्यू तब कहाँ जाता है जब यही कंगना रनौत उर्मिला मातोंडकर पर सवाल उठाती है, उन्हें एक पॉर्न स्टार कहती है, सॉफ्ट पॉर्न स्टार। और यही एनसीडब्ल्यू तब कहाँ जाता है जब लड़कियां फांसी लगा के मरती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं करता। यही एनसीडब्ल्यू तब कहाँ जाती है देश की महिला पहलवान जब तमके लाती हैं, उन्हें सड़क पर दिल्ली पुलिस घसीटती है। यही एनसीडब्ल्यू तब कहाँ जाता है जब भाजपा के एक नेता ममता बनर्जी को कहते हैं कि उनका पिता कौन है। यही एनसीडब्ल्यू तब कहाँ जाता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे व्यक्ति, कहते हैं जर्सी गाय 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा। तो एनसीडब्ल्यू मुझे लगता है जिस तरीके से काम कर रहा है, उन्हें एक तरफा काम नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान सभी का है। इंडिया अलायंस के विपक्ष में अगर देखा जाए तो एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में भी सरकार में है और केंद्र में भी सरकार में जी। तो आपको क्या लगता है कुछ चुनौतियां रहेंगी उसके नाते? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी को, हर छोटी छोटी पार्टी को मिलाना आज बहुत ज़रूरी इसीलिए लग रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। ये तय है। और लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, महिला सुरक्षा ना मिल पाने के कारण परेशान है, छोटा और मध्यम व्यापारी परेशान है क्योंकि उनके उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, हर वर्ग आज परेशान है, किसान त्रस्त है, उनको उनकी फसलों के दाम नहीं मिल रहे, उनको उनका बकाया नहीं मिल रहा, उन्हें फांसी लगानी पड़ रही है छोटे छोटे कर्जे होने। 50,000 के कारण जब एक किसान आत्महत्या करता है तो दर्द होता है कि देश के उद्योगपतियों का लाखों करोड़ कर्जा माफ होता है, लेकिन देश के किसानों को कोई राहत नहीं मिलती, उनके आगे कीलें बिछाई जाती हैं, उन्हें दिल्ली अपने आकर मिलकर अपनी बात, अपना दुख प्रकट करने तक का मौका नहीं दिया जाता। तो ये देश में लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, ये तानाशाही है। एक बड़ा मुद्दा रहा 2019 से 24 के बीच में लोगों के रोजगार को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर। अगर आप पार्टी इंडिया अलायंस आती है सरकार में तो क्या रोजगार को लेकर? देखिए, इंडिया अलायंस, हमारा जो राहुल जी ने युवा न्याय घोषित किया है, उसमें सबसे बड़ी बात जो राहुल जी ने कही है कि पहली नौकरी पक्की। आपके पास डिप्लोमा होगा, डिग्री होगी, तो आपकी पहली नौकरी पक्की। दूसरी बात, जो 30 लाख खाली पद रिक्त हैं, जो एक बहुत बड़ा घोटाला है। भाई, पद खाली क्यों है? क्या आप उनका पैसा खा रहे हैं? आप युवा बेरोजगार है लेकिन आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं। तो 30 लाख खाली पद को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है हम भरेंगे। उन्होंने कहा है कि युवा को हम 1 लाख रुपया सालाना देंगे, बेरोजगार युवा को हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे ताकि उनके जो खर्चे हैं वो निकलता है तब जब तक उनकी नौकरियां नहीं लगती डिग्री लेने के बाद। तो हम लगातार युवाओं पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जुमले नहीं छोड़ती, गारंटी देती है, ठीक है। और वो गारंटियां ऐसी हैं जैसे हमने तेलंगाना में किया, 500 रुपए का सिलेंडर हमने प्रॉमिस किया था, हमने फ्री बस सेवा प्रॉमिस की थी, हमने प्रॉमिस किया था महिलाओं को 2,500 रुपया महीना मिलेगा, हमने प्रॉमिस किया था युवाओं को रोजगार मिलेगा और 5 लाख रुपया मिलेगा। और आज कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल, जहां जहां हमारी सरकार है, हम अपनी गारंटी पूरी कर रहे हैं। गारंटी की बात हो रही तो लगातार नरेंद्र मोदी जी भी मोदी गारंटी को लेकर के दावा कर रहे हैं। कांग्रेस की कर्नाटका में हमने गारंटी शुरू की थी, इन्होंने हमारी गारंटी कॉपी पेस्ट की है, लेकिन इनकी गारंटी वही राजस्थान चुनाव की तरह है, चुनाव से पहले 400 का सिलेंडर मिलेगा और फिर इनके मुख्यमंत्री कह देते हैं वो तो हम दे ही नहीं सकते। आप जमीनी तौर पे अगर यहाँ केवल गाजियाबाद की बात करें जहाँ से आप प्रत्याशी हैं, जी, आप यहाँ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे और इनके लिए क्या आपने सोच के रखा है कि अगर आप बतौर सांसद चुनी जाती हैं जी, तो पहला काम आपका क्या होगा? देखिए, मैं सेवक बन के काम करना चाहती हूँ। गाजियाबाद की बेटी हूँ तो मैंने गाजियाबाद के लोगों को त्रस्त होते देखा है, ये परेशानी झेलते देखा है कि जिस हिसाब से गाजियाबाद की जनसंख्या बढ़ी, क्या उस हिसाब से यहाँ अस्पताल मिले? क्या उस हिसाब से यहाँ डिग्री कॉलेजेस मिले? क्या कोई स्टेडियम यहाँ है? आप देखिए, साहिबाबाद विधानसभा में कोई स्टेडियम नहीं है, ठीक है। जो थे वो भी इन्होंने उस पर उनको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया और आज बच्चे फ्री में प्रशिक्षण नहीं ले पाते हैं, वहां पैसा देना पड़ता है उन बच्चों को। उसके बाद आप देखिए, आज भी इन्होंने कहा हर घर जल, आप चलिए मेरे साथ, खोड़ा में पानी नहीं है, आज भी पानी नहीं है। लोगों को 10-10 लाख का खर्चा बोरिंग कराना पड़ता है, कितने कितने 100 फीट नीचे, तो भी पानी नहीं है। गंगा जल वाटर की सप्लाई इन्होंने हर मैनिफेस्टो में की, लेकिन आज तक नहीं मिला, पानी की निकासी नहीं मिली।
कड़कड़ में देखिए, आप भोपुरा में देखिए, डीएलएफ कॉलोनी में देखिए, आप डिफेंस कॉलोनी में देखिए, आप लोनी में देखिए किस तरीके से यमुना नहर को नाला बनाकर इन्होंने छोड़ दिया। सड़कें नहीं है वहां। 50 बेड का एक जुमला छोड़कर अस्पताल बनाकर गए थे ब्रिजेश पाठक जी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ एक ब्राह्मण ने बेटी होने के नाते कि ब्राह्मण झूठ नहीं बोलते। वो 50 बेड का अस्पताल आज तक चला नहीं। यहाँ के सांसद थे, सांसद महोदय का जो गांव गोद लिए थे वो आज तक घुटने नहीं चल पाए। उन्होंने गोद लिए थे, वो घुटमन नहीं चल पाए। तो फिर ये क्या विकास करेंगे? हर विधानसभा का यही हाल। आप देखिए कितनी नकली दवाइयां यहाँ गाजियाबाद में लगातार पकड़ी जा रही है। बच्चे नशे से खराब किए जा रहे हैं। यहाँ खुला नशा बिक रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। घर के घर खराब हो रहे हैं, युवाओं के भविष्य खराब हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो ये लगातार जो ऐसे मुद्दे हैं इन पर मैं लगातार अपने लोगों के लिए काम करूंगी। महिलाओं की दिन दहाड़े चैन झपटी होती है, बेटियों के हाथ से मोबाइल छीने जाते हैं और एक लड़की ने अपनी जान गंवाई पीछे। बलात्कार के किस्से हो जाते हैं, अवैध फैक्ट्रियां चलती रहती है लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं। तो ये जो मुद्दे हैं ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, हाई राइज के बहुत बड़े मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दे जिन पर हमें लगातार काम करना है। हम काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, जो उनके मुद्दे होंगे उन पर काम करेंगे। इस बार का चुनाव गाजियाबाद के लोगों के लिए, गाजियाबाद के मुद्दों पर होगा। आज हमारे साथ डॉली शर्मा जी थी, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, इंडिया अलायंस की प्रत्याशी हैं, और इन्होंने अपने सभी मुद्दों को बताया कि किस प्रकार से लोगों के बीच में अपनी बात को रख रही हैं और किस प्रकार से आने वाले समय में अगर आप इन्हें सांसद चुनते हैं तो आपके बीच हमेशा उपस्थित रहेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद।